आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। किसी भी मुल्क की सियासत का हाल अगर जांचना हो तो बस ये देख लेना चाहिए कि उसकी मईशत किस हाल में है। क्या वो एक जगह ठहरी हुई है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, या फिर उतार चढ़ाव के किसी रोलर कोस्टर पे है और किसी को नहीं मालूम कि ये रोलर कोस्टर अगले लम्हे ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या कलाबाजी खाएगा या हवा में मुअल्लक़ रहेगा। इस तनाजुर में पाकिस्तान की मईशत का 2025 में क्या हाल रहा और इस हाल की रोशनी में आने वाले बरस में कितने फ़ीसद उम्मीद और कितने फ़ीसद मायूसी नज़र आ रही है, ये समझने के लिए हमने दो ऐसी शख्सियात को दावत दी है जिनका ताल्लुक़ मईशत की फ़ैसला साजी या इस फ़ैसला साजी के तज्ज़िये से रहा है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल और इक़्तिसादी उमूर के तज्ज़ियाकार खुर्रम हुसैन। अच्छा, अब आपने कहा, आपने रोलर कोस्टर की मिसाल दी है, यहाँ पर उतार चढ़ाव का सिलसिला कुछ कम है। मेरी नज़र में तो अभी ये फ्लैट चल रहा है, राइट? मैंने कहा ना, हवा में मुअल्लक़ है। जी, ऐसा ही कुछ। तो अब देखिए 2025 में ये तो बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, कुछ हद तक इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई है। मतलब रोलर कोस्टर यूँ नहीं गया, तकरीबन यूँ जा रहा है, थोड़ा सा यूँ आगे पीछे। मसला ये है कि सिर्फ स्टेबलाइजेशन मतलब ऐसे है कि आपका जहाज़ रनवे पर है, टेक ऑफ नहीं कर रहा। और इस पूरे साल, अभी थोड़ी देर पहले खुर्रम हुसैन का जिक्र किया तो उनसे यही बात हो रही थी कि यार टेक ऑफ क्यों नहीं हो रहा, हमें टेक ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन रनवे पे स्टेबल है, अभी आपके पहिए ज़मीन पर है ना, लेकिन आप उड़ान नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे होगा? और अगेन मेरा ख्याल है कि मैं खुर्रम आपसे ही आगाज़ करूँगा। इस वक्त नंबर 1 कंसर्न पाकिस्तानी इकोनॉमी की गोइंग इनटू 2026, अभी हम साल के आखिर में ही खड़े हैं, आपकी नज़र में क्या है? जनाब, मेरी नज़र में वही है जो बात भी आप कर रहे थे टेक ऑफ वाली, के इकोनॉमी स्टेबलाइज तो हो गई है। जनवरी 2025 में इनफैक्ट जब ये साल शुरू हुआ था तो स्टेबिलिटी आ गई थी वापस, और उसका आपने देखा था कि महंगाई भी उसकी भी रफ्तार जो थी वो नीचे आनी शुरू हो गई थी, और जो माली खसारे और जो एक्सटर्नल डेफिसिट्स थे पाकिस्तान के वो भी ख़त्म हो चुके थे, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे उनमें अब इजाफा होना शुरू हो चुका था। पूरा 2025 उन्होंने स्टेबल एक सिचुएशन में गुजारा है, यानी कि ग्रोथ और रफ्तार इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं थी, जॉब क्रिएशन बिल्कुल जीरो या उससे भी कम थी, लेकिन खसारे जो थे, जो की डेफिसिट्स हैं इकोनॉमी के, वो जो थे उनको काबू में रखा हुआ था, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को काबू में रखा था। लेकिन अब 2026 में इनको देखना है कि इस सिचुएशन से आगे कैसे चले, क्योंकि इस सिचुएशन में ज्यादा देर आप खड़े नहीं रह सकते। ये एक दलदल की तरह होता है कि इसके अंदर अगर आप धंसते गए तो सोसाइटी आपकी एक प्रेशर कुकर बन जाती है। अब यहाँ से आगे चलने के लिए ग्रोथ पैदा करनी है किसी तरीके से, और वो काम अभी तक हुआ नहीं है बिल्कुल भी। नाम उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर आया है। तो 2026 में ये सबसे बड़ा आई थिंक चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए कि अब इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के बाद अब इसको वापस मोबिलाइज कैसे किया जाए, इसमें ग्रोथ कैसे लाई जाए। ठीक है, अब हम इसी सवाल पे को फर्दर एग्जामिन करेंगे। अच्छा, ये जो आपने बात की ना दलदल, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ। तकरीबन हर साल 20 से 30 लाख नए लोग दाखिल होते हैं आपकी वर्क फोर्स में, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, अगर आगे की तरफ नहीं जा रही, तो मतलब कि ये वर्कर्स अनएम्प्लॉयड की जो फ़ौज है, बेरोज़गार जो है यहाँ पर है पाकिस्तान में लोग, उनकी फ़ौज में हर साल तकरीबन मेरा ख्याल 15 से 20 लाख लोगों का तो इजाफा होगा, और ये फिर एक बहुत बड़ा सोसाइटल क्राइसिस भी बन सकता है। अब ग्रोथ अपनी जगह, इस वक्त हमें पता है कि हस्बे मामूल हम एक IMF प्रोग्राम में हैं, तो क्या एक IMF प्रोग्राम में होते हुए आप ग्रो कर भी सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मिफ्ताह साहब, ये मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, कैन वी ग्रो वाइल इन एन IMF प्रोग्राम?
जरार भाई, यस वी कैन, नॉट वेरी तेज, लेकिन ये कि जो इस वक्त जो नॉन ग्रोथ सिचुएशन है पर कैपिटा की, उससे बेहतर हो सकता है। 4-4.5% तो IMF के प्रोग्राम में ग्रोथ हो सकती है। जिस मुल्क में 2% से ज्यादा लेबर बढ़ जाती है, उसमें इतनी ग्रोथ को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2% ही पर कैपिटा ग्रोथ कर रहे हैं, तो इतनी तो IMF के प्रोग्राम में हो सकती है। लेकिन जो चीजें करनी चाहिए आपको ग्रोथ लेने के लिए, वो आप नहीं की आपने। और ऐसा लग रहा है कि आप जो पहले हम एक बूम बस साइकिल होती थी कि ऊपर जाके नीचे आते थे, अब हम नीचे जाके मजीद नीचे ना चले जाएं। और जो हुकूमत के अखराजात कम करने, जो निजकारी की तरफ जाना, जो टैक्स रेट्स कम करने, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुकूमत में करने, वो क्योंकि वो नहीं कर रहे, वो उस तरफ नहीं जा रहे, तो कोई तरीका नहीं है मां सिवाय दुआ करने के कि आप ग्रोथ आ जाए। इसलिए आपने उड़ान पाकिस्तान भी प्रोग्राम लेकर आया, लेकिन जैसे आपने कहा कि जहाज में टर्बुलेंस कोई भी नहीं है, लेकिन जहाज रनवे पे खड़ा हुआ है, कोई ऊपर नहीं जा रहा। और क्योंकि आपके पास, जैसे आपने एकदम दुरुस्त फरमाया कि 30 लाख बच्चे उस पे आ जाते हैं लेबर फोर्स के अंदर, और प्लानिंग कमीशन का ये हिसाब है कि आई थिंक 6% अगर ग्रोथ हो तो आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेबर फोर्स के अंदर। 6% ग्रोथ नहीं हो रही हमारी, तो ये 2-2.5% जो ग्रोथ हो रही है, इसमें कि 10-12 लाख लोग भी बड़ी मुश्किल से एब्जॉर्ब होते हैं। और फिर ये होता है कि क्योंकि ये लोग, यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई मिनिमम इनकम बेनिफिट नहीं है, तो ये लोग जो है ना वो लोअर वेजेस पे काम करना शुरू करते हैं। इससे आपके जो नीचे के लोग हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है, इसकी वेजेस भी कम हो रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि परचेसिंग पावर जो है लोगों का, वो कम हो रहा है 2-3 साल से, कुव्वत खरीद कम हो रही है। अच्छा, ये जो आप कहते हैं ना बेरोज़गारी, ज़रार आप भी और मिफ्ता साहब आपने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये मैं ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि बेरोज़गार की डेफिनेशन क्या है? क्या वो जिसके पास क़तन कोई काम ना हो? क्या वो जिसके पास काम तो हो लेकिन जो उसकी सलाहियत या हैसियत है या सरकमस्टांसिस है उससे बहुत नीचे का, तकरीबन बेगार का काम हो? क्या वो आदमी जिसके पास, जो एक हमारी मेंटालिटी बनी है कि जी 9 to 5 की नौकरी तो नहीं है, वैसे तो मेरे पास एक आध कनाल ज़मीन भी है, वो भी ख़ुद को बेरोज़गार समझता है, तो इसकी अलग अलग कैटेगराइजेशन कैसे की जाए? या हम एक ब्लैंकेट चीज़ को कहते हैं कि साहब बेरोज़गारी 8% हो गई या 10% हो गई? देखें, ये जो इस बार इन्होंने डेफिनेशन जो रोजगार की डाली है, उसके अंदर गिग वर्कर्स भी शामिल करे कि जिनको मतलब कभी 1 दिन काम मिल गया, 2 दिन काम मिल गया, 3 दिन काम मिल गया। आई थिंक एक मिनिमम घंटे होते हैं, मेरे ख्याल से 30 घंटे होते हैं, कि अगर आप 30 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो आपको वो रोजगार गिनते हैं, चाहे वो आप अपने लिए काम कर रहे हो या आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। इस पे कोई तमीज नहीं है कि आपने जो है वो, आप कहीं प्रोफेसर लग सकते हैं लेकिन आपको नौकरी जो है वो कहीं क्लर्क की मिली हुई है। आपको एज लॉन्ग एज यू हैव मेकिंग मनी डूइंग समथिंग and you're doing it for more than 30 hours, you're considered employed. मगर ये जो नंबर है 7.1%, supposedly highest in 20 years, ये नंबर भी सही रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो इस तरफ आप निशानदेही कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती जो कि एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मुनासिब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, वो नहीं चाह रहे हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ एक फैमिली एक सोशल सिक्योरिटी की तरह होती है कि भाई से पैसे ले लो, माँ से पैसे ले लो, बच्चों से पैसे ले लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गेनफुली प्रॉपरली एम्प्लॉयड नहीं है कि जो होने चाहिए। हमारी जो ट्रेडिशनल बास्केट है एक्सपोर्ट्स की, जिसमें टेक्सटाइल्स इज़ नंबर 1 और उसके अपने मसले मसाइल हैं, उसमें रेंट सीकिंग के भी इश्यूज हैं, हम इससे आगे बढ़ क्यों नहीं पाए आखिरकार? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है ज़रार। आई थिंक इससे आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमारी इमेजिनेशन हमें रोक रही है। बिजनेस कम्युनिटी में कोई खास, मुझे आजकल थोड़ा सा ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप पिछले 30 सालों या 40 सालों की बात करें तो एक्सपोर्ट्स हमेशा हम लोगों ने एज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ही सोचा है। चाहे वो लो वैल्यू एडेड हो या स्पिनिंग में, या वो हाई वैल्यू एडेड हो, लेकिन टेक्सटाइल या कॉटन बेस्ड एक्सपोर्ट्स को ही सोचा है। उससे बाहर एज सच, आई मीन उस टाइम पीरियड में जहां पे हमारे जो कंपेटिटर्स होते थे 80s में, अब वो फार्मास्यूटिकल्स और आईटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अभी तक कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स में फंसे हुए हैं। और गवर्नमेंट भी हमेशा एक्सपोर्ट्स का जब भी सोचती है तो हमेशा नजर पहली चीज टेक्सटाइल्स पे जाती है। अब इस चीज को चेंज करने के लिए आपको पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज करना है,
और आपको एक इमेजिनेशन दिखानी है कि अब मुल्क को चलाते कैसे हैं। मुल्क की मईशत जो है वो इस तरह डंडे के जोर पे नहीं चलती। मईशत का जहाज टेक ऑफ करेगा या नहीं, हमारा आज का मौजू यही है, एक वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे हैं खुर्रम हुसैन और मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ। खुर्रम, ये जो आपने कहा कि डंडे के ज़ोर पे नहीं चल सकती, जुगाड़ पे भरोसा है, मुझे 78 साल में कोई एक दौर ज़रा बताइए, मेरी तालीम कीजिए कि जब या तो डंडे की ज़ोर पे मईशत ना चली हो, या जुगाड़ के बल पे मईशत ना चली हो, या जो क्राइसिस आते हैं रीजनल और इंटरनेशनल क्राइसिस, हमने उनको मईशत में ना शामिल किया हो, उनका मुनाफा और रेंट सीकिंग वगैरह वो ना की हो। उसके अलावा कोई चौथा दरवाज़ा कभी खुला, कभी भी 78 साल में? नहीं, मुझे तो नहीं कोई याद आ रहा। एक दो मौके थे जहां पे प्रेजेंट किया गया था, जैसे अर्ली 1990s में मियां साहब ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को प्रेजेंट किया था कि बहुत बड़ा कोई रिफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये सच वो थी नहीं वो चीज जो जो उसको प्रेजेंट किया जा रहा था। आई मीन बाय लार्ज आपकी परसेप्शन दुरुस्त है वसूल साहब के। मईशत को बेसिकली जिस तरीके से 50 साल पहले चला रहे थे उसी तरीके से अभी भी चलाने की कोशिश की जा रही है। और एक अजीब व गरीब किस्म की चीज बन गई है जहां पे आधी हमारी मईशत की जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है, और बाकी आधी जो है वो मार्केट में सेट होती है। लेकिन वहां पे भी जिस हिसाब से कार्टेलाइजेशन हुई है, तो मार्केट अब किस हद तक वो कर रही है अपना अपना काम, जैसे वो कहना मुश्किल है। सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने फोकस डाला है माजी में। आजकल बैंक्स के ऊपर और रेमिटेंस इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर फोकस आया हुआ है कि यहाँ पे मार्केट प्राइसिंग तो ऐसा नहीं नजर आ रही। एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स जो है हमारी, उधर भी कुछ समझ नहीं आती कि यहाँ मार्केट प्राइसिंग है या गवर्नमेंट लेड प्राइसिंग है। तो एक अजीब व गरीब किस्म की चीज बन गई है, ना इधर की ना उधर की, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। मार्केट्स जो हैं वो ये सिर्फ प्रोटेक्शंस और इंसेंटिव्स के अंडर ऑपरेट कर सकती हैं। तो हमें ना मार्केट्स की एफिशिएंसी मिल रही है इस मईशत में, ना हमें गवर्नमेंट की जो प्रोटेक्शंस होती हैं जो पब्लिक को प्रोटेक्ट करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो रेगुलेटरी एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, ना उसका फायदा मिल रहा है। और इसकी वजह से ना एक्सपोर्ट्स हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं, ना इस मईशत को ग्रो कर सकते हैं विदाउट गिविंग राइज टू द सेम डेफिसिट्स ऑल ओवर अगेन। अच्छा मिफ्ता साहब, अब जाहिर है कि जो भी वज़ीर ख़जाना आता है तो बड़ा फोकस होता है उन पे, और कमोपेश बातें वही की जाती हैं। अगेन हम एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वी विल टेक ऑफ द मईशत। वज़ीर ख़जाना के हाथ में कितना होता है? आई मीन कितने फ्रीडम ऑफ एक्शन है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस मुल्क में कई पावर सेंटर्स हैं, ऑफन एट ऑड्स विद वन अनदर, एक बहुत पावरफुल बिजनेस लॉबी भी है। वज़ीर ख़जाना किस हद तक इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है? हाउ मच पावर डज ही एक्चुअली हैव? और वो बजट बनाता है या उससे बनवाया जाता है? देखिए, पाकिस्तान में बजट बनने का जो प्रोसेस है ना, ये आसानी से शुरू कर लेते हैं। वो काफी फिक्स्ड होता है क्योंकि पिछले साल के आपको अखराजात पता होते हैं, आपको इन्फ्लेशन रेट पता होते हैं, तो वो इस साल के जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि भाई इतने इतने अखराजात होंगे। उसके बाद फिर आप आगे बात शुरू करते हैं कि अच्छा अब इतने अखराजात हैं तो मुझे टैक्स कितने उठाने हैं, तो टैक्स किधर लगाने हैं। अब इसमें वजीर खजाना का जो हाथ बंधा हुआ है ना इस वक्त पाकिस्तान में, वो ये है कि आपको रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। जो मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि हमारी जिस चाबी से हम ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो चाबी गलत है। हम लोग चेंज कर देते हैं, कभी इमरान खान साहब को चाबी दे दी, कभी मियां नवाज शरीफ को चाबी दे दी, कभी शहबाज शरीफ साहब को चाबी दे दी, कभी जरदारी साहब को चाबी दे दी। फिर लोग चेंज करने से ताला नहीं खुलेगा और चाबी गलत है। तो वो जो अगर औरंगजेब साहब अगर समझते हैं मेरे ख्याल से, और समझते होंगे कि यार अखराजात कम होने चाहिए, PHDP जो 1000 अरब का कर रहे हो इसको 300 अरब पे ले आओ, ये जो सूबे के ADBs हैं इसमें आपने सूबे और वफाक मिलकर 13 अरब डॉलर यानी कि 3500-3600 अरब रुपया खर्च करते हैं। व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर इट? ये चीजें अखराजात कम करो, कुछ टैक्स रेट्स कम करो। तो लेकिन हम वो प्राइम मिनिस्टर का सद्देबाब होता है या प्राइम मिनिस्टर के अलावा और लोगों का भी सद्देबाब होता है कि वहां पे कुछ अखराजात कम करें। अब जब तक अखराजात कम नहीं कर सकेंगे आप और टैक्स रेट साथ में कम नहीं कर सकेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके बाद निचकारी करना बहुत जरूरी है, इफिशिएंसी लानी
है। देखिए, हम ये कहना थोड़ा सा आसान है कि हमारे टेक्सटाइल वाले या हमारे बिजनेसेस जो है वो इमेजिनेटिव नहीं है, बट इट रियली इज आई मीन इट्स नॉट अ फेयर कमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बात दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा एक ज़माने में रेंट सीकिंग होती थी, और अभी भी शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रेंट सीकिंग करती है। जो इन्होंने कार्टेल की जिक्र किया सीमेंट का, वो भी आई थिंक इट्स नॉट इनकरेक्ट। लेकिन अब तो टेक्सटाइल को कोई मराद को 10-15 साल से नहीं मिल रही है, बल्कि इनके तो रिबेट वगैरह में पैसे फंसे होते हैं। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि अगर टेक्सटाइल को जितना भी बुरा करें, वही टेक्सटाइल ही है ना जो एक्सपोर्ट कर लेती है, और तो कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करती। आपकी कोई ना कोई तो कंपैरेटिव एडवांटेज होगा ना, कि जहां आप आगे बढ़ सकें। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जो अमीर तरीन लोग हैं वो क्या हैं? क्या वो एक्सपोर्टर्स हैं या वो IPPs के मालकान हैं? पाकिस्तान में अमीर तरीन लोग कौन है? क्या वो एक्सपोर्टर्स हैं या फर्टिलाइजर्स के मालकान हैं? पाकिस्तान में अमीर तरीन लोग कौन है? क्या ये एक्सपोर्टर्स हैं या चीनी के मामला या हाउसिंग सोसाइटीज के मालिक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउसिंग सोसाइटीज को तो नहीं भूल सकते ना सर मिफ्ता साहब। हाउसिंग सोसाइटीज तो खैर अब तो क्या बोले इनको। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मतलब अब आप अगर हाउसिंग सोसाइटी में पैसे बना रहे हैं और आपने 5, और उसकी रेगुलेशन क्या है कि आपने 500 कनाल जमीन ली और आपने 2500 प्लॉट बेच दिए, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे दुबई के अंदर अगर आप बेचते हैं बिल्डिंग वगैरह, तो आपको पूरे के पूरे पैसे एस्क्रो में डालने होते हैं। यहाँ तो आप आवाम के पैसों से जो मर्जी कर लो। सो द थिंग इज कि ये रेगुलेशन जरूर होना चाहिए हाउसिंग वगैरह का, लेकिन हम ये जो है वो ब्लेम करना, इससे पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के आपने इंसेंटिव्स रखे हैं, किस किस्म के रिवॉर्ड्स रखे हैं, और क्या कोई एक्सपोर्ट में आगे बढ़ा है। और ये आंसर इज नो। पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी भी आती है, वो पाकिस्तानियों को बेचने के लिए आती है, कि जैज ने सरमायाकारी कर ली या दीगर टेलीफोन कंपनीज ने कर ली। पाकिस्तान के अंदर कोई यहाँ से बना के एक्सपोर्ट तो नहीं करता है। तो वाई इज इट कि नाइकी जो है वो वियतनाम में फैक्ट्री लगाता है, सैमसंग जो है वो वियतनाम में फैक्ट्री लगाता है, एडिडास जो है वो कंबोडिया में चले जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं आता। फिर कभी हमने सोचा है कि क्या पाकिस्तान में बिजली जो है कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनसे महंगी है या नहीं? वो है। क्या उनसे महंगी गैस है? क्या उनसे ज्यादा टैक्स रेट्स हैं? तो फिर हमको जरा सा अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, और वो हम नहीं कर पाए। अब ये जो हुकूमत है, मैं अगर इफ आई एम अलाउड टू से दिस, देखिए आज कल का पेट्रोल की जो इंटरनेशनल प्राइस थी ना ब्रेंट की, वो $58 थी, $58.80। फिर मतलब $60 से कम ब्रेंट आ गई। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से मसला खत्म हो गया है, वो कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट कम हो रही है। लेकिन अगर अब भी ये डिसिप्लिन नहीं ला सकते, एंड विद द 100% सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट बिहाइंड देम, अगर अब भी ये सपोर्ट नहीं ला सकते, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हुकूमत जो है उसकी कोई सोच भी ऐसी है कि जिसमें वो बेहतरी लाने का सोच रहे हैं। किस हद तक SIFC कामयाब रही है इन ब्रिंगिंग इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट? खुरम? जीरो। फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ SIFC के तहत। और ज़रार पाकिस्तान मुल्क में जब बिजनेस कम्युनिटी वन विंडो की बात करते हैं, तो वो बेसिकली मार्शल लॉ मांग रहे होते हैं। थोड़ा ज्यादा भी हो गया यार। नहीं, उनका मतलब ही ये होता है बेसिकली, क्योंकि वन विंडो तो फिर आपको हर चीज में उनको चाहिए कि बस एक ही बंदा हो जिसके पास हम अपने सारे मसले जो हैं वो ले जा सकें, और वो मसले वहीं पे हल हो जाए। तो आई थिंक वन विंडो तो बहुत कम मुल्क के हैं जहां पे एक्चुअली होती होगी। आई थिंक जो बात अभी मिफ्ता ने की थी कि व्हाई डू कंपनीज लाइक सैमसंग एंड नाइकी गो टू वियतनाम एंड नॉट कम टू पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांट्स को खड़ा करने के लिए, इसके ऊपर गौर करना जरूरी है। और उसमें सिर्फ ये टैक्सेस और इंटरेस्ट रेट्स और एनर्जी कॉस्ट्स की वजह नहीं है। उसमें आप कंपैरेटिव एजुकेशन और हेल्थ इंडिकेटर्स देख लें दोनों मुल्कों के, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों कोई यहाँ आने के बजाय उधर जा रहे हैं। क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स को भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ वो क्वालिटी ऑफ योर कोर्ट सिस्टम और क्वालिटी ऑफ योर रेगुलेटर्स कि क्या रेगुलेटर्स प्रोफेशनल हैं, क्या इनके कोर्ट्स जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं बिजनेस में, क्या उनके जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो आर्बिट्रेरी हैं कि एक दिन आपको एक इंसेंटिव दिया और अगले साल कह दिया कि भाई अब हमारे पास डेफिसिट पैदा हो गया तो हम वापस ले रहे हैं इसको। क्या उधर एपिसोड्स ऐसे आए हैं जहां पे उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया हो वियतनाम में, तो वो स्टेट बैंक के जरिए आपको प्रॉफिट्स वापस भेजने में रुकावटें पैदा शुरू करने लग जाएं। दिस इज व्हाट आई मीन बाय द ओवरऑल एनवायरनमेंट।
गुफ्तगू बड़ी हो रही है मज़ेदार, लेकिन मजबूरी है एक ब्रेक लेना है। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं मिफ्ता इस्माइल साहब और खुर्रम हुसैन साहब, दोनों माशी मैदान के रुस्तम और सोहराब हैं। ये जो है प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैं पाकिस्तान में $5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी प्रोजेक्ट में, और हुकूमत कहती है जी वन विंडो है, आइए जी बिस्मिल्लाह, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमने उनका इंतज़ाम कर दिया, आप जो हैं आ जाएं, लगा लें और 100% मुनाफा जो है यहाँ से ले जाएं। मैं उसके बावजूद नहीं आऊँगा, इसलिए कि मुझे ये यकीन नहीं है कि इनकी जो फ़ैसला साजी की साख की जो हिस्ट्री है वो तो हर साल जो है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो इस साल यकीनन रियासत सच बोल रही होगी कि आप 100% ले जाते हैं, लेकिन अगले साल का शायद रियासत को भी नहीं पता कि वो 100% ले जाने देगी या 50% ले जाने देगी। लिहाजा मैं $5 बिलियन क्यों यहाँ लेके आऊँ, मैं श्रीलंका या बांग्लादेश क्यों ना लेके जाऊँ। एग्जैक्टली। आप ये देखें कि जब आपका एक इदारा इन्वेस्टर को बताता है कि आपको इंसेंटिव देने के लिए हम ये करते हैं कि हमारे कोर्ट्स जो है ना वो आपके एग्रीमेंट्स को एग्जामिन नहीं कर सकेंगे, ठीक है, हम किसी और जुरिस्डिक्शन को मान लेते हैं, जैसे रिकोडिक के केस में हुआ है। हमारे जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी आपके ऊपर, ठीक है, वो आपको फोन तक नहीं कर सकेंगे, उनको इजाजत ही नहीं होगी इस चीज की। आपको शायद लगे ये इंसेंटिव्स देते हुए कि आप जैसे कोई बहुत बड़ी उनको एक डील दे रहे हैं या बहुत बड़ा कोई उनके लिए फेवर कर रहे हैं, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है, वो सोचते हैं कि यार आपके कोर्ट्स में खामी है क्या, जहां आप हमें उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में खामी है कौन सी, जो हर चंद साल बाद आपके रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं और फिर आप हम अपने हमारे पैसे वहां पे फंस जाते हैं। तो ये एक्चुअली साइंस ऑफ वीकनेस होते हैं। these are not incentives। दूसरे को लगता है कि यार आप अपने ही इदारों से मुझे बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में मुझे टर्म्स दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है जो मुझे ये आपको प्रोटेक्शंस देनी पड़ रही है। I think that's it is better to fix those problems rather than to give exemptions and protections to investors from them। Yeah, I think that's an excellent point. अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ मिफ्ता साहब आपसे, और खुर्रम आपसे भी मैं बात करना यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि यार इस वक्त कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हमारी दुनिया में अगर वाह नहीं हो रही, अगर गुडविल नहीं बढ़ गई, तो हमारी इंटरनेशनल प्रोफाइल यकीनन काफ़ी बढ़ी है, और स्पेशली पोस्ट जो मई में जंग हुई थी पाक भारत की, राइट। अब उससे पहले अब आपको अच्छी तरह से पता है व्हाइट हाउस वाले हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, उसके बाद फिर विजिट्स भी हुई हैं, मिनरल्स भी डिस्प्ले हुए हैं। ट्रंप की गुडविल कुछ हद तक, अब ट्रंप का भी एक दिन से दूसरे दिन तक पता नहीं लगता, हम जानते हैं, है आपके पास। फिर मिडल ईस्ट के कई दौरे हुए हैं, सऊदी अरब के, कतर के, मुख्तलिफ ममालिक के, MOU पे MOU साइन हुआ जाता है। मिफ्ता साहब, व्हाट विल इट टेक टू ट्रांसलेट ये जो हमारी थोड़ी रेज्ड इंटरनेशनल प्रोफाइल है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ऐसा हुआ है, टू ट्रांसलेट दैट इनटू इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स? जी देखें, ये तो खुशाइन बात है कि दुनिया में आज पाकिस्तान की मकबूलियत ज्यादा है। सवाल ये है कि क्या इसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं? ये सवाल है। The clear answer is no. One word answer is no. अभी भी देखें, जो सऊदी अरब से आपने इतने MOU साइन किए हैं, सऊदी अरब वाली बातें करते हैं बड़े, लेकिन पैसा तो पाकिस्तान में नहीं लगाया ना। तो वो आराम को ने जाके इंडिया में रिफाइनरी खोल ली और वगैरह वगैरह दीगर चीजें कर ली। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यू हैव टू, जैसे खुर्रम ने कहा ना कि कोई ना कोई तो कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए ना, और ये बात एकदम दुरुस्त कही है कि भाई वो तो तालीम भी होनी चाहिए, आपकी लेबर फोर्स में भी तालीम होनी चाहिए, आपके सेहत स्टैंडर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए, और बिजली, गैस और टैक्स रेट्स तो कम होने चाहिए। आप जितने वादे कर लें कि हम आपको दे देंगे पैसे, लेकिन अगर आपके पास है ही $15 अरब रिजर्व के अंदर, और आपको हर साल तो सिर्फ 5 अरब इंटरेस्ट भरना है और पता नहीं 20 अरब की पेमेंट करनी है, सो इट्स नॉट अ क्रेडिबल कमिटमेंट ऑन योर पार्ट। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी नीड टू रियली हैव स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखिए, मैं आपको 2 नंबर दे देता हूँ विच आर इंटरेस्टिंग आई थिंक फॉर मी। 1980 में हम दुनिया की 0.31% GDP थी पाकिस्तान की,
0.31%, और पाकिस्तान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मोर देन ट्वाइस द स्पीड ऑफ द वर्ल्ड। 1980 में 0.31 जीडीपी थी, आज जो है वो 0.23% जीडीपी है, यानी कि हमारी रिलेटिव पोजीशन दुनिया में खराब हुई है, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज की सबकी अच्छी हुई है। इसी तरह आप देख लीजिए कि जो 2000 से लेकर 2021 तक बांग्लादेश की जो ग्रोथ है वो 4.6% हुई है पर कैपिटा, हमारी क्या ग्रोथ जो हुई है 2.1% हुई है। सो हम दुनिया में पीछे रह रहे हैं, और हमको ये बात का सबसे पहले तो ये बात को एडमिट करना चाहिए कि हम दुनिया में पीछे रह गए। हमारा जो जिस तरीके से हम मुल्क चला रहे हैं वो सही नहीं है। We need to change the country's, we need to change not the perception but the reality of the country. Once we change the reality of the country, ठीक है। बाकी तो ये कि शहबाज शरीफ साहब हर हफ्ते जाते हैं सेंट्रल अमेरिका, वो सेंट्रल एशिया वो जाएं, कोई मसला नहीं है, MOUs कर लें, बड़ी अच्छी बात है। पैसा एक भी नहीं आएगा आपके पास, बिल्कुल नहीं आएगा, पाकिस्तानी भी नहीं लगा रहा है। You have seen the lowest savings in the last 20-30 years. You've seen the lowest investment in the last 20 years. You've seen the highest unemployment in the last 21 years. So कोई चीज नहीं हो रही है जब तक कि आप बेसिक फंडामेंटल्स चेंज ना करें। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि given your 100% support of the establishment and given the low commodity and oil prices worldwide, this is the bestest opportunity any government has had in a long time. मज़े की बात यह है कि जैसा आप दोनों फरमा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको भी एतमाद नहीं है कि भैया ये जो सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा है ये कब तक मुरझाएगा या इसी तरह रहेगा। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर का मसला नहीं है, मसलन इस मुल्क में जो जान मोहम्मद रहता है, अली अहमद जो ठेला लगाता है, और रुकैया बीबी जो हैं वो बसों में लटक के जा रही हैं, उनको आप लाख समझाते रहें कि भैया मईशत पिछले साल के मुकाबले में इस साल थोड़ी सी बेहतर हुई है, उनकी समझ में नहीं आता कि ये बात क्या कर रहा है ये आदमी। सर उसकी एक वजह तो ये है ना कि रुकैया बीबी जो है वो दुकान जाती हैं बस में लटक के, और जाके पूछती हैं कि चीनी का रेट क्या है, तो फिर उनको पता चल जाता है। फिर रात को वसतुल्लाह खान साहब बताते हैं कि इस वर्ष जो है वो चीनी के अंदर हुकूमत ने बरामद करा के और महंगी कर दी चीनी। तो फिर उनको समझ में आती है कि यार ये तो हुकूमत जो है वो चीनी के मालिकान के लिए लब्बैक कहती है, मेरे लिए नहीं कहती। इसी तरह जान मोहम्मद बेचारा ठेले लगाता है, लेकिन कभी ट्रकिंग स्ट्राइक हो जाती है, कभी कोई भत्ता लेने आ जाता है, तो वो भी परेशान है। सो द थिंग इज कि ये हुकूमत जो है ना, ये अक्सर मतलब इन लोगों को शौक होता था पहले के ज़माने में कि इन्फ्लेशन के नंबर भी झूठ बोले और GDP के नंबर भी झूठ बोले, बट नोबडी वोट्स एंड नोबडी डिसाइड्स टू सपोर्ट और अपोज अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दीज पब्लिश्ड नंबर्स। ये तो इकोनॉमिक रियलिटी तो हमको पता है ना, वी अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, वी अंडरस्टैंड, मतलब वी डोंट, आई मीन अभी इन्होंने कह दिया कि यस वी हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, 21 साल की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, तो थोड़ा से पहले भी अंदाजा था कि अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, लेकिन क्योंकि कुव्वत खरीद इतनी कम हुई है पिछले 3 सालों में कि लोग जो है वो पूरा नहीं कर पाते। आज आपकी 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह है तो आप तो नहीं रह सकते। यही मसला है यार। इनकी पार्टी का स्लोगन है बदलेगा निज़ाम, और बातें ये वाली कर रहे हैं। नहीं, ये तो निज़ाम बदलने की तो बातें कर रहे हैं ना। मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि अगेन हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट होती है, तो कभी तो ऐसा लगता है कि इतने फंडामेंटल्स हैं जिनको आपको सही करने की ज़रूरत है कि आपसे शायद पता नहीं हो पाएंगे या नहीं। हाँ नहीं, उड़ान पाकिस्तान जो प्रोग्राम है वो 2035 तक का है, 2000, तो हमें इतनी बेसब्री नहीं दिखानी चाहिए। अभी तो 1 साल ही हुआ है उस पर, अभी तो रनवे पे हम शुरू हुए हैं। यार कोई तो आप दोनों ऐसी अच्छी बात करें 2026 के बारे में जिसके पे हम वाइड अप कर सकें चीज़ें जी। नहीं तो डिप्रेस हो गए हम। देखें 2026 में एक जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है जहां से इस सिचुएशन से ब्रेकआउट मिले पाकिस्तान को, वो अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गाजा के लिए तैयार की जा रही है वो फाइनलाइज हो जाए और उसमें पाकिस्तान अपनी टर्म्स पे ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर ले, और उस पार्टिसिपेशन की वजह से मिडल ईस्ट से कुछ पाकिस्तान में पैसे आने शुरू हो, वो एक डेवलपमेंट होएगी विच विल बी सिमिलर आई थिंक टू जो पाकिस्तान में हुआ था 9/11 के बाद मुशर्रफ के लिए। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ का दौर भी जो था पहले 2-3 साल बिल्कुल ऐसा था कि भटक रहे थे लेफ्ट एंड राइट, और कुछ उनको इकोनॉमिकली एटलीस्ट समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें इकोनॉमी के साथ, और फिर एकदम से उनकी फॉर्चून्स चेंज हुई हैं 9/11 के बाद, और 2001 से लेकर 2004 तक एकदम से हाईएस्ट ग्रोथ रेट एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री रिकॉर्ड किया गया था 2004 में। इसी टाइप की डेवलपमेंट हो सकती है 2026 में, where suddenly everything changes
large amounts of money start pouring into मतलब Pakistan. किराया फिर से आना शुरू हो जाए, आप ये कह रहे हैं? Exactly. लेकिन उस किराए की अगर आपने प्राडो खरीदनी है हाँ, नहीं तो वो तो खरीद रही है। नहीं पिछली दफा जो किराया आया है उनका क्या किया आपने? मैं वही कहने वाला था ना यार। इनफैक्ट भाईजान वही तो लोग हैं, वही आदतें हैं, वही पॉलिसियां हैं, प्राडो ही खरीदेंगे वो जो किराया यार। तुम स्विफ्ट से काम चला लो और कोई अच्छा मिफ्ता साहब आपका क्या व्यू है? देखिए सर, अगर आप किराए खाते रहेंगे तो आपके बच्चे काम नहीं कर सकेंगे, लिहाजा मेहनत करनी जरूरी है। ये किराए विराए के चक्कर में आपको पता है कि इनके नुकसानात भी होते हैं सर, बहुत ज्यादा। आप मुश्किल तजावीज दे रहे हैं। हाँ, 2 मरतबा किराया खाया है ना, जनरल जिया के जमाने में और जनरल मुशर्रफ के जमाने में। आज तक रहे ना तालिबान। अच्छा, उस किराया का किया भी क्या, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल अच्छा, किराया भी नीचे तक नहीं आया, जान मोहम्मद रुपया बीबी तक नहीं, ऊपर ही पटपटा गया वो। ये तो ट्रिकल डाउन वाली बात है ना यार, ये कभी हुई नहीं है जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री में। 2025 में एक चीज जेन्युइनली बहुत अच्छी हुई है अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि हम हिंदुस्तान ने जो जंग हमसे की थी उसमें हम जीत गए। तो ये बड़ा अल्लाह ताला का करम है। खुदा ना खास्ता अगर हमको ये इतनी कामयाबी नहीं होती तो फिर हिंदुस्तान वापस ये करता और पता नहीं क्या क्या होता। तो एक तो ये 2025 की खुशाइन तरीन बात जो है वो 2026 में मैं दुआ करता हूं कि अफगानिस्तान से जो मामलात हैं वो कोई अच्छी तरीके से तय हो जाएं और ये जो तालिबान की जो जंग है ये रुक जाए और हम दूसरी तरफ जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे नाराज भाई बहन हैं उनसे भी कोई ऐसी मामलात कर लें कि जिसके तरफ इधर भी लड़ाई बंद हो जाए। कुछ उसलूबी से कुछ हम इनको लोकल इंडिपेंडेंस दे दें, लोकल पावर्स दे दें, पावर कर दें, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स बनवा दें। आई नो खुरम तो आप लोकल गवर्नमेंट के बहुत खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ सूबे में इजारादारियां हों सेक्टर्स में, लेकिन अगर हम इसको डिवॉल्व कर दें, पावर को लोकल लेवल तक ले जाएं बलूचिस्तान के अंदर, तो और बलूचिस्तान के लोगों को भी कौमी धारे में ले आए, दोज वुड बी गुड थिंग्स। मईशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, ये 2-4 चीजें कर लें तो। थैंक यू बोथ वेरी मच। बहुत लंबी विश लिस्ट है चीज। हाँ, लेकिन आप देखें इकोनॉमिक्स जैसे खुश्क मौजू पे मज़ेदार गुफ्तगू हो गई। उम्मीद तो यही है। हाँ, फिलहाल यही इतना ही था मईशत के बाब में, तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।